गणित के सवालों में ना अक्सर एक तरह का सुकून होता है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं, एकदम सटीक। आपने कोई सवाल हल किया और आपको पता है कि जवाब बिल्कुल यही है। हाँ, वहाँ कोई दुविधा नहीं होती। कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई ग्रे एरिया नहीं होता। सही कह रही हैं आप। सब कुछ बहुत ही स्पष्ट, तार्किक और ब्लैक एंड व्हाइट होता है। हाँ। मतलब आप फॉर्मूला लगाते हैं और बस नतीजा मिल जाता है। लेकिन जब हम इंसानी फितरत की बात करते हैं ना, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और उन आदर्शों की दुनिया में कदम रखते हैं जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं, तो अचानक से वो सारा सटीक गणित पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। एकदम हवा हो जाता है। हाँ। वहाँ चीजें इतनी साफ नहीं रह जाती। मतलब हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और फिर अपने किए को सही ठहराने के लिए कोई ना कोई भारी भरकम तर्क भी ढूंढी लाते हैं। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां हमारे नैतिक आदर्श सबसे ज्यादा उलझ जाते हैं। हम इंसान ना अपने सिद्धांतों को अपनी सहूलियत के हिसाब से मतलब मोड़ने में बहुत माहिर होते हैं। बहुत ज्यादा। और कभी-कभी तो ये मोड़ना इतना अजीब होता है कि बेहद हास्यास्पद लगने लगता है। बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव में हम ठीक इसी उलझन, इसी हास्य और इंसान के इस दोहरेपन के बिल्कुल बीचों बीच उतरने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है आज का। हाँ, आज हम हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के एक बेहद मशहूर निबंध पर बात करेंगे, जिसका नाम है कहावतों का चक्कर। एक क्लासिक निबंध है ये। एकदम। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बचपन से जो भारी भरकम नीति युक्त कहावतें हमें रटाई जाती हैं, जब वे असल जिंदगी की कसौटी पर कसी जाती हैं, तो कैसे उनके मायने पूरी तरह से बदल जाते हैं, या फिर वे कितनी खोखली साबित होती हैं। ये एक बहुत ही शानदार और प्रासंगिक विषय है, क्योंकि जो कहावतें या सुभाषित हमें जीवन का सीधा मार्ग दिखाने के लिए गढ़े गए थे ना, परसाई जी बहुत ही पैनी नजर से दिखाते हैं कि कैसे इंसान अपनी सुविधा और स्वार्थ के अनुसार मतलब उसी मार्ग को अपने हिसाब से टेढ़ा कर लेता है। बिल्कुल। ये सिर्फ साहित्य नहीं है, मैं कहूंगा कि मानव मनोविज्ञान का बहुत गहरा अध्ययन है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब हम सब स्कूल में होते हैं, जहाँ से इन कहावतों को रटने का सिलसिला शुरू होता है। हाँ, वो स्कूल के दिन। परसाई जी अपने निबंध में अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। उनके एक अंग्रेजी के शिक्षक थे जिन्हें कहावतें रटवाने का भारी शौक था। भारी शौक? मतलब उनका पक्का मानना था कि अगर बच्चों ने ये नीति वाक्य रट लिया ना, तो उनका चरित्र एकदम सोने जैसा खरा हो जाएगा। वो रोज बच्चों को रटवाते थे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हाँ। और यहीं पे साई जी जो विडंबना दिखाते हैं ना जी, वो कमाल किए हैं। मतलब वही शिक्षक जो पूरी कक्षा को ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे, एक दिन खुद ही लड़कों की फीस के पैसे खा गए। अरे बाप रे। हाँ, और जब बात खुली तो उन्हें स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा रुकिए, मुझे इसे थोड़ा अपने नजरिए से देखने दीजिए। हाँ बताइए। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई फिटनेस ट्रेनर आपको एक बहुत ही सख्त डाइट चार्ट दे दे, घंटों लेक्चर दे कि कैलोरी कैसे गिननी है, अनुशासन कितना जरूरी है, और फिर आप उसी ट्रेनर को उसी शाम किसी कोने में छुपकर डबल चीज बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाते हुए पकड़ ले। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर हम इंसान ऐसा करते क्यों हैं? क्या सिर्फ नैतिकता के नियम रट लेने से या दूसरों पर रौब झाड़ने से कोई इंसान खुद को असल में नैतिक मान बैठता है? देखिए, आप यहाँ एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू की तरफ इशारा कर रही हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में मॉरल लाइसेंसिंग कहा जाता है। मॉरल लाइसेंसिंग? हाँ, अक्सर इंसान जब दूसरों को नैतिकता का उपदेश देता है ना, तो अवचेतन रूप से मतलब सबकॉन्शियसली उसे लगने लगता है कि उसने अपना नैतिक कोटा पूरा कर लिया है। अच्छा। उसे लगता है कि मैं तो इतना महान हूं कि दूसरों को सही रास्ता दिखा रहा हूं, तो मुझे थोड़ी बहुत छूट तो मिलनी ही चाहिए। ओह। और यहाँ परसाई जी बहुत ही बारीकी से उसी सिद्धांत और व्यवहार के बीच की चौड़ी खाई को दिखाते हैं। मतलब उपदेश देना एक तरह से खुद के पाप धोने का एडवांस पेमेंट है। बिल्कुल। ये तो बड़ा ही सुविधाजनक लॉजिक है। और मुझे लगता है कि इसी लॉजिक के कारण किताबी बातें और वास्तविक जीवन के फैसले अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में भागते हैं। एकदम सही। जैसे उसी शिक्षक ने एक और अंग्रेजी कहावत रटवाई थी। कौन सी? लुक बिफोर यू लीप, यानी
यानी कूदने से पहले देख लो। हाँ, और इस पर परसाई जी का जो तर्क है ना, वो केवल हंसाता ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई भी बयान करता है। सच में वो कहते हैं कि भाई अगर कोई कूदने से पहले नीचे गहराई देखने लगेगा तो उसकी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। बिल्कुल टूट जाएगी। वो क्या खाक कूदेगा। मतलब अगर मैं डाइविंग बोर्ड पे खड़ा होके नीचे पानी की गहराई और चोट लगने के चांस गिनने लगूं तो मैं तो सीढ़ियों से चुपचाप वापस उतर आऊंगी। हाँ, डर के मारे। तो असली कहावत तो ये होनी चाहिए कि लीप बिफोर यू लुक, बस आंख बंद करो और कूद जाओ। और यहाँ परसाई जी असल में ओवर थिंकिंग या ज्यादा सोचने की समस्या पर प्रहार कर रहे हैं। असल जिंदगी इतनी जटिल है कि अगर आप हर कदम उठाने से पहले उसके 100 नुकसान गिनने बैठेंगे ना, तो आप जीवन में कभी कोई रिस्क नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। किताबी कहावतें अक्सर एक सुरक्षित लेकिन ठहरा हुआ जीवन जीना सिखाती हैं, जबकि असल जिंदगी वो गति और हिम्मत मांगती है। तो ये तो बात हुई कि स्कूल में रटाई गई बातें कैसे फेल हो जाती हैं, लेकिन परसाई जी दिखाते हैं कि बात सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम अपनी निजी जिंदगी और समाज में आते हैं तो ये नैतिकता और भी ज्यादा स्वार्थी हो जाती है। हाँ। मतलब जब किताबी कहावतें काम नहीं आती तो समाज उन्हें खारिज नहीं करता, बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका वर्जन 2.0 निकाल लेता है। एकदम सही कहा आपने। और इन कहावतों के इस मॉडिफिकेशन या बदलाव का एक बहुत ही सटीक उदाहरण निबंध में मिलता है। वो कौन सा? एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी इंसान अपनी संगति से पहचाना जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन परसाई जी एक ऐसे जोड़े का जिक्र करते हैं जहां पति को समाज में कोई नहीं जानता था, वो एकदम गुमनाम थे। हाँ, जबकि उनकी पत्नी बहुत मशहूर थी। वो शहर की कई समितियों में जाती थीं, मंच पर भाषण देती थीं, अखबारों में उनका नाम छपता था। वैसे में समाज ने उस गुमनाम पति की पहचान कैसे तय की? कैसे? लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे फलां देवी के पति यही हैं। अच्छा। यानी समाज ने अपनी सहूलियत के लिए सदियों पुरानी कहावत ही बदल दी। अब वो हो गई अ मैन इज नोन बाय द वाइफ ही कीप्स। आहा, ये मजेदार तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये समाज के उस लचीलेपन को भी दिखाता है जहां हम सच्चाई को स्वीकारने के बजाय अपने शब्दकोश को अपडेट कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस निबंध में जहां मुझे सबसे बड़ा झटका लगा, और मैं कहूंगी कि मानव व्यवहार का सबसे नंगा सच जहां दिखता है, वो है एक और बहुत मशहूर कहावत का विश्लेषण, ब्लड इज थिकर देन वाटर। यानी खून का रिश्ता पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। हाँ, ये शायद इस पूरे निबंध का सबसे मजबूत और विचारोत्तेजक हिस्सा है। परसाई जी यहाँ एक बहुत ही पक्के मार्क्सवादी सज्जन का किस्सा सुनाते हैं। ये वो सज्जन थे जो दिन रात कॉफी हाउस में बैठकर युवाओं को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जैसी भारी भरकम विचारधाराएं समझाते थे। रुकिए, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या भला है? इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो कैसे समझेंगे? देखिए, अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहें ना, तो ये कार्ल मार्क्स की वो थ्योरी है जो ये मानती है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो आर्थिक और भौतिक चीजों पर टिका है। अच्छा। इसके अनुसार इंसान के विचार, भावनाएं या रिश्ते मायने नहीं रखते, बल्कि समाज में हमेशा दो वर्ग हो, मतलब अमीर और गरीब या शोषक और शोषित के बीच संघर्ष चलता रहता है। ओके। मतलब एक ऐसा इंसान जो मानता हो कि खून के रिश्ते या भावनाएं सब बेकार की बातें हैं, असली चीज सिर्फ विचारधारा और वर्ग संघर्ष है। समझ गई। मतलब एकदम कट्टर सिद्धांतवादी इंसान जिसके लिए पार्टी और क्रांति से ऊपर कुछ नहीं। बिल्कुल। तो फिर इन सज्जन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने परसाई जी को इतना हैरान कर दिया? हुआ ये कि जब चुनाव का वक्त आया ना, तो उन मार्क्सवादी सज्जन के सगे बड़े भाई चुनाव में खड़े हो गए। अच्छा। और दिलचस्प बात ये थी कि भाई उसी पार्टी या विचारधारा से मतलब बिल्कुल नहीं थे। तो किस पार्टी से थे? वे जनसंघ पार्टी से उम्मीदवार थे, जो कि एकदम विपरीत दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी थी। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वाली बात हो गई। एकदम। एक तरफ वामपंथ और दूसरी तरफ दक्षिणपंथ। तो ऐसे में उस कट्टर मार्क्सवादी सज्जन ने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी पार्टी अपने सिद्धांतों का साथ दिया? और यहीं पर मानव स्वभाव का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। क्या किया उन्होंने? उन सज्जन ने अपने मार्क्सवादी उम्मीदवार को छोड़ दिया, अपने सारे वो जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत थे उनको ताक पर रख दिया और उसी जनसंघी भाई का जोर शोर से प्रचार करने लगे। क्या बात कर रहे हैं? आला होगा। बिल्कुल। लेखक ने व्यंग करते हुए कहा कि भाई अब पुरानी कहावत काम नहीं आएगी, नई कहावत होनी चाहिए,
ब्लड इज थिकर देन मार्क्सिज्म। हाँ हाँ। यानी खून का रिश्ता मार्क्सवाद से भी ज्यादा गाढ़ा होता है। यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि हम इस चर्चा में मार्क्सवाद या जनसंघ जैसे किसी भी राजनीतिक विचारधारा का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ निबंध की बात कर रहे हैं। हाँ, हम बस उस तथ्य पर बात कर रहे हैं जिसे परसाई जी ने इंसान के दोहरेपन को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। सही कहा। लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्या हमारी सारी विचारधाराएं, हमारे सारे उसूल, चाहे वो कितने भी गहरे क्यों ना हो, सिर्फ तब तक ही हैं जब तक परिवार का कोई सदस्य बीच में नहीं आता? क्या हम अंदर से इतने खोखले हैं? देखिए, इसे खोखलापन कहने के बजाय मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी वैचारिक मतभेद कहना वो ज्यादा सही होगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, जब हमारे गहरे उसूल और हमारे व्यक्तिगत हालात या पारिवारिक रिश्ते आपस में टकराते हैं ना, तो इंसान के दिमाग में एक भारी भारी उथल-पुथल होती है। कॉन्फ्लिक्ट होता है। बिल्कुल। ऐसे में अपने दिमाग को शांत करने और खुद को गिल्ट से बचाने के लिए इंसान अक्सर अपने सिद्धांतों को ही किनारे कर देता है और खून के रिश्तों को चुन लेता है। अच्छा। परसाई जी यहाँ बता रहे हैं कि विचारधारा अक्सर इंसान के दिमाग तक रहती है, लेकिन जब बात खून की आती है ना, तो वो सीधा हमारी प्रवृत्तियों पर, हमारे इंस्टिंक्ट्स पर वार करती है। सिद्धांत अक्सर भावनाओं के सामने भारी मान लेते हैं। ये सच में इंसानी फितरत का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, अंत में हम एक ट्राइबल या कबीलाई जीव ही रहते हैं। बिल्कुल। जो अपने परिवार या अपने कबीले को ही सबसे पहले बचाता है। एकदम सही बात है। चलिए, अब राजनीति और समाज की इन भारी बातों से निकलकर थोड़ा निजी जिंदगी की तरफ मुड़ते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। निबंध में एक बहुत ही खास कहावत पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसने मुझे खूब हंसाया। कौन सी वाली? और वो है लव दाई नेबर, यानी अपने पड़ोसी से प्यार करो। आहा, ये तो बहुत ही मजेदार हिस्सा है। अब इंसान की उम्र के साथ इस एक कहावत का मतलब कैसे कैसे बदलता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, परसाई जी ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से उम्र के अलग अलग पड़ावों में बांटा है। शुरुआत बचपन से होती है। बचपन में लेखक सोचते थे कि भाई पड़ोसी से प्यार क्यों करें। एक पड़ोसी घर के सामने कचरा फेंकता है। दूसरा एक मुंशी है जो दिन भर सीधा साधा रहता है। मतलब एक बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं बैठती कि बिना किसी कारण के सिर्फ इसलिए प्यार क्यों किया जाए क्योंकि वो बगल में रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जरूरत सब सिखा देती है। बिल्कुल। बचपन का वो मासूम लॉजिक तब टूटता है जब उनका एक पड़ोसी सहपाठी प्रकाश चंद्र गणित में उनकी मदद करता है। हाँ, वो गणित वाला किस्सा। लेखक खुद गणित में कमजोर थे और प्रकाश चंद्र उसमें होशियार। तो बाल मन तुरंत अपना फायदा देखता है और ये निष्कर्ष निकालता है कि अच्छा, तो पड़ोसी से प्यार करने की सलाह इसलिए दी गई है ताकि परीक्षा के समय वो तुम्हें आराम से नकल करवा सके। बिल्कुल। मतलब स्वार्थ की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। और जैसे ही इंसान बचपन से युवावस्था में कदम रखता है ना, स्वार्थ का ये रूप पूरी तरह बदल जाता है। लव दाई नेबर का मतलब एक बहुत ही खतरनाक लेकिन हास्यास्पद मोड़ ले लेता है। क्या होता है? परसाई जी यहाँ गणेश बाबू का एक किस्सा सुनाते हैं। गणेश बाबू ने कहावत का एकदम अक्षरशः पालन किया, बस एक छोटे से बदलाव के साथ। अच्छा। पड़ोसी की जगह उन्होंने पड़ोसिन से प्यार कर लिया। हाँ, ये तो वो बात हो गई कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से पढ़े बिना ही एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। और उसका नतीजा भी उन्हें तुरंत मिल गया। क्या हुआ? एक दोपहर गणेश बाबू बड़े प्रेम से उस पड़ोसिन लड़की का हाथ देखकर उसका भाग्य पड़ रहे थे। और तभी बिना किसी पूर्व सूचना के लड़की के भाई और पिता ने घर में एंट्री ली और गणेश बाबू का ही भाग्य निर्णय कर दिया। अरे बाप रे। उनकी ऐसी जमकर पिटाई हुई कि सारी कहावतें धरी की धरी रह गई। अगर मैं अपनी उसी टर्म्स एंड कंडीशंस वाली बात को आगे बढ़ाऊं ना, तो बिना नियम पढ़े क्लिक करने की गणेश बाबू को बहुत बहुत भारी पेनाल्टी चुकानी पड़ी। बहुत भारी। अगर हम इस किस्से के पीछे छिपे असली अर्थ को समझें तो यहाँ परसाई जी ये स्थापित कर रहे हैं कि सत्य हमेशा देश, काल और अवस्था सापेक्ष होता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। अवस्था सापेक्ष मतलब? देखिए, मतलब ये कि कोई भी सच या कोई भी उसूल पत्थर की लकीर नहीं होता। वो समय, स्थान और इंसान की उम्र के हिसाब से बदलता है। एक बच्चे के लिए पड़ोसी का मतलब नकल करवाने वाला दोस्त है, लेकिन एक युवा के लिए पड़ोसी का मतलब पड़ोसिन है। हाँ। इंसान अपनी उम्र और अपने हार्मोन्स की बदलती जरूरतों के हिसाब से ही आदर्शों की व्याख्या करता है।
और ये बात कॉलेज के दिनों के एक और किस्से से एकदम साबित हो जाती है। हाँ, वो टाइम इज मनी वाला किस्सा। बिल्कुल। लेखक बताते हैं कि उस समय उनके पिता का धंधा बंद हो गया था। अब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि टाइम इज मनी, यानी समय ही धन है। लेकिन यहाँ पिता के पास समय ही समय था, पर पैसे खत्म हो रहे थे। यहाँ तक कि नौबत घर बिकने तक आ गई। बुरा वक्त था। अब सोचिए, एक तरफ घर में ये तनाव है, लेखक को परीक्षा की तैयारी करनी है, और उसी दौरान उनके पड़ोस में एक नई लड़की रहने आ गई, जिसे लेखक बड़े ही मजे लेते हुए ध्यान देने वाली सुंदरी कहते हैं। और बस वहीं से सारी पढ़ाई और सारे तनाव खिड़की के बाहर चले गए। बिल्कुल। कहावत के चक्कर में उन्होंने अपनी किताबों से ध्यान हटाकर सारा ध्यान उस पड़ोसिन पर लगा दिया। और इसका जो स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए था वही हुआ। वो फेल हो गए। बिल्कुल, लेखक परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए। यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। क्या हम इंसान अपनी हरकतों को, अपनी गलतियों को सही ठहराने के लिए इन कहावतों का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मतलब अगर पड़ोसी सुंदर है तो कोई भी युवा उस पर ध्यान देगा ही। इसके लिए बाइबल या किसी पुराने ग्रंथ की कहावत की क्या जरूरत है? यही तो व्यंग्य की सबसे बड़ी धार है। अच्छा। परसाई जी कहते हैं कि ये आदर्श वाक्य शायद इसीलिए गढ़े गए थे ताकि जिनके पास स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छाओं को पूरा करने को कोई कारण ना हो, वे भी आदर्शों का सहारा ले सकें। एक बहाना मिल जाए। बिल्कुल। हम इंसान बहुत ही अजीब जीव हैं। हम कुछ भी गलत या स्वार्थी काम करते हैं ना, तो हमें एक मोरल जस्टिफिकेशन या नैतिक बहाना चाहिए होता है। हाँ। ताकि हम खुद को आईने में देख सकें और कह सकें कि मैंने जो किया वो किसी ऊंचे आदर्श के लिए किया। ये सच में बहुत गहरी बात है। मतलब हम खुद से ही झूठ बोलने में कितने माहिर हैं। बहुत ज्यादा माहिर। और अब हम इस चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मजेदार है, और जिसे सुनकर शायद हर सुनने वाले को अपना कोई ना कोई पड़ोसी या दोस्त याद आ ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जब इंसान युवावस्था के भटकाव से निकलकर परिपक्व हो जाता है, जब उम्र थोड़ी ढलने लगती है, तब इस लव द नेबर का सबसे अल्टीमेट और चालाक रूप सामने आता है। वो मुफ्त में अखबार पढ़ने वाला पड़ोसी। बिल्कुल। ओह, ये हिस्सा तो मानव मनोविज्ञान और सेल्फ सर्विंग बायस का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण है। परसाई जी बता दें कि कैसे उनके घर के पास एक नया पड़ोसी रहने आता है। वो शुरुआत बहुत ही मीठी मीठी बातों से करता है। वो दरवाजे पर आता है तो होठों पर तुलसीदास की चौपाइयां होती हैं। अरे वाह। हाँ, तुलसी संगत साधु की, हरे और की व्याधि। और फिर धीरे धीरे कैसे वो गियर बदलता है। बिल्कुल। मौसम की बात से शुरू होकर सीधा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लैंड करता है। हाँ, सुरक्षा परिषद में क्या हुआ, रूस ने कश्मीर प्रस्ताव पर वीटो कैसे किया। और इन भारी भरकम बातों के जाल में उलझाकर बड़ी ही सफाई से लेखक के हाथ से उनका अखबार ले लेता है, एकदम मक्खन की तरह। और मजेदार बात यह है कि चाहे वो अखबार फ्री प्रेस हो या अमृत बाजार पत्रिका, पड़ोसी हमेशा एक ही डायलॉग चिपकाता है। क्या? इट इज अ ग्रेट पेपर। मैं पहले यही लेता था। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये एक पूरा सुनियोजित ऑपरेशन बन जाता है। वो रोज सुबह मुस्कुराता हुआ आता है, कोई नई अंतर्राष्ट्रीय समस्या छेड़ता है और बस अभी घंटे भर में लौटा दूंगा ऐसा कहकर अखबार ले जाता है। तो श्रोताओं के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी जिंदगी में ऐसा कोई है। बहुत लोग होते हैं ऐसे। मैं तो इस पड़ोसी की तुलना आज के जमाने के उस जुगाड़ू दोस्त से किए बिना नहीं रह सकती। कौन सा दोस्त? जो बड़ी मासूमियत से आपका नेटफ्लिक्स या किसी OTT प्लेटफॉर्म का पासवर्ड मांगता है। अरे यार, बस वो एक नई सीरीज देखनी है। अरे हाँ। फिर वो पासवर्ड अपने 3 और दोस्तों को बांट देता है। बिल्कुल। और अगर आप परेशान होकर पासवर्ड बदल दें या उससे कुछ कहें तो वो आप ही पर हावी हो जाता है। वो क्या कहता है फिर? कहता है, अरे यार, तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। मैं तो बल्कि तुम्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम के नुकसान से बचा रहा था, तुम्हारी आंखें खराब होने से रोक रहा था। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। वो मुफ्तखोर पड़ोसी भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर काम करता है। हाँ। वो धीरे धीरे इतनी हिम्मत जुटा लेता है कि सीधे घर के बाहर आने वाले अखबार वाले से ही अखबार लेने लगता है। अरे बाप रे। कभी उसके बच्चे अखबार फाड़ देते हैं तो वो खुद आकर मुख्य समाचार सुना जाता है। क्या कहता है? कहता है कि अरे अखबार तो फट गया, मैंने सोचा आपको मुख्य खबरें मैं ही बता दूं, आपका पढ़ने का कष्ट बच जाएगा। और बेशर्मी की हद तो तब पार हो जाती है जब महीने के अंत में वो
उन पुराने अखबारों की रद्दी खुद बेच देता है और पैसे भी अपनी जेब में रख लेता है। बिल्कुल। हाँ, और तर्क देखिए उसका। वो तर्क देता है कि लेखक जैसे साधु और ज्ञानी इंसान को रद्दी बेचकर मोहमाया में नहीं फंसना चाहिए। वाह, मतलब मुफ्तखोरी और चोरी का क्या गजब का दार्शनिक जस्टिफिकेशन है। यहीं पे मुझे गुस्सा भी आता है और हंसी भी। हाँ, मुफ्तखोर लोग अक्सर अपने स्वार्थ को, अपनी चालाकी को प्रेम और आपकी चिंता का नाम दे देते हैं। बिल्कुल देते हैं। परसाई जी का जो निष्कर्ष है ना, वो सीधा दिल पे लगता है। वो कहते हैं कि अखबार मांगने वाला पड़ोसी असल में ईश्वर से आपकी बहुत लंबी उम्र की कामना करता है। इसलिए नहीं कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, बल्कि इसलिए ताकि वो आजीवन मुफ्त में आपका अखबार पढ़ सके। हाँ, बिल्कुल। वो चाहता ही नहीं कि आप उससे पहले दुनिया से जाएं, वरना उसका मुफ्त का अखबार कौन स्पॉन्सर करेगा। इस व्यंग्य में जो तीखापन है ना, वो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। लेकिन एक सवाल जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है, वो ये है कि समाज ऐसे लोगों को चोर क्यों नहीं कहता? अच्छा सवाल है। अगर कोई आपका अखबार हड़प रहा है, आपके पैसे की रद्दी बेच रहा है, तो हम उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते या उसे अनैतिक क्यों नहीं मानते? हम इसे बर्दाश्त क्यों करते हैं? इस बहुत ही वाजिब सवाल का जवाब हमें परसाई जी के निबंध के अगले और आखिरी दार्शनिक हिस्से में मिलता है। अच्छा। यहाँ वे इस पूरी घटना को एक बहुत ही दिलचस्प पश्चिमी सिद्धांत से जोड़ते हैं। इसे प्रसिद्ध लेखक एजे गार्डनर ने अम्ब्रेला मॉरल्स या छाते की नैतिकता का नाम दिया है। छाते की नैतिकता, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या छाते चुराने के भी नियम होते हैं? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है कि हमारे समाज ने कुछ खास तरह की छोटी चोरियों को चोरी मानना ही बंद कर दिया है। कैसे? गार्डनर कहते हैं कि अगर तेज बारिश हो रही है और आप किसी स्टैंड से किसी दूसरे का छाता उठाकर चले जाते हैं और फिर उसे कभी नहीं लौटाते, तो समाज इसे अपराध या अनैतिक कृत्य नहीं मानता। तो क्या मानता है? इसे बस एक इंसानी भूल या भूल जाना कहकर माफ कर दिया जाता है। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑफिस की स्टेशनरी, कोई अच्छा सा पेन या नोटपैड, ये सोचकर अपने बैग में रख लेना कि अरे ये तो कंपनी का है, इसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल। हम सब कहीं ना कहीं इस अम्ब्रेला मॉरल्स का हिस्सा है ना? एकदम। हम इसे अपना अधिकार मान लेते हैं। परसाई जी ने इसी सिद्धांत को किताबों पर लागू किया है। अच्छा। वे एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिसके पास एक बहुत ही शानदार पुस्तकालय था, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वो पूरा का पूरा पुस्तकालय सिर्फ दूसरों से मांगी हुई किताबों से बना था। अरे बाप रे, मतलब एक भी किताब अपनी नहीं खरीदी? एक भी नहीं। और जब किसी ने उससे पूछा कि भाई इन किताबों को ढंग से अलमारी में क्यों नहीं रखते, तो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था, पुस्तकें तो मांगने पर सब दे देते हैं, लेकिन अलमारी मांगने पर कोई थोड़ी ना देता है। हाँ, क्या बात है। मतलब चोरी भी ऐसी चीजों की करो जिसे समाज आसानी से माफ कर दे। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इस अम्ब्रेला मॉरल से कोई नहीं बच पाया है, चाहे वो कितना भी बड़ा धार्मिक इंसान क्यों ना हो। वो कैसे? निबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध धर्मोपदेशक पादरी का किस्सा है। वे लोगों को ईमानदारी और स्वर्ग नर्क का डर दिखाते थे। जब वे मरे हुए पाए गए तो वे ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में, मतलब फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। अच्छा। लेकिन जब पुलिस ने उनकी जेब की तलाशी ली ना, तो उनके पास जो टिकट निकला वो तीसरे दर्जे का था, थर्ड क्लास का। मतलब दुनिया को धर्म का उपदेश देने वाले खुद अम्ब्रेला मॉरल्स की आड़ में रेलवे को चूना लगा रहे थे। हाँ, तो समाज अक्सर बड़ी अनैतिकताओं पर, जैसे बैंक डकैती या हत्या पर तो सवाल खड़े करता है, लेकिन रोजमर्रा की इन छोटी छोटी अनैतिकताओं को बहुत सामान्य मान लेता है। अम्ब्रेला मॉरल्स असल में खुद को गिल्टी महसूस करने से बचाने का एक टूल है। हाँ। इसी नैतिकता के आधार पर वो पड़ोसी जो अखबार की रद्दी बेचता है, वो खुद की नजरों में कोई गलत काम नहीं कर रहा है। उस अम्ब्रेला मॉरल्स की दुनिया में वो सिर्फ अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा के आधार पर अगर हम एक बड़ी तस्वीर को देखें, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। कहावतें, सुभाषित या नैतिकता के जो भी नियम हमें स्कूलों में या धर्म ग्रंथों में सिखाए जाते हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इंसान एक बहुत ही चतुर और खुद को सही ठहराने वाला प्राणी है। वो अपनी सहूलियत, अपनी उम्र, अपनी भौगोलिक जगह और सबसे बढ़कर अपने स्वार्थ के अनुसार
इन नियमों को मोम की तरह पिघलाकर नया आकार दे ही देता है। और यही मानव स्वभाव की नंगी सच्चाई है। हाँ, हम दुनिया को आदर्शों के चश्मे से देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे उन आदर्शों का पालन करें, लेकिन जब खुद पर बात आती है ना, तो हम अपनी व्यावहारिक जरूरतों और अपनी इच्छाओं के हिसाब से ही जीते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पर साई जी ने इसी दोहरेपन पर व्यंग की जो चोट की है, वो आज भी उतनी ही सटीक है जितनी दशकों पहले थी। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे गणित के सवाल एकदम सटीक होते हैं, लेकिन इंसानी व्यवहार नहीं। आज की इस डीप डाइव से ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि इंसान के दिमाग का गणित बहुत ही पेचीदा है। बहुत पेचीदा है। अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। बताइए। अगर पुरानी कहावतों को हमारी सुविधा के अनुसार इतना तोड़ा मरोड़ा जा चुका है, तो जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल दौर में ऐसे कौन से इंटरनेट हैक्स या ऑनलाइन दुनिया के अनकहे नियम हैं जिनका हम आज आंख मूंद कर पालन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और जिन पे शायद 50 साल बाद कोई नया व्यंग्यकार हंसते हुए एक नई कहानी लिख रहा होगा कि देखो कैसे 21वीं सदी के लोग वाईफाई चुराने को भी शेयरिंग इज केयरिंग कहते थे। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इंसान की फितरत की गहराई से सोचने और समझने के सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।